गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। इसलिए अगर आपको टाइम मिलता है तो आप अपनों के साथ टाइम को स्पेंड करें, ताकि आपको हर चीज खुशी मिले और निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 11 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कृषि कल्प ने हाल ही में किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहां लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में हाल ही में कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम को शुरुआत किया है। कहां पे? तो बेंगलुरु में इसका शुरुआत किया गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एक गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने बेंगलुरु कर्नाटका में किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम शुरू किया। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम को कहां पे शुरू किया गया? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में इसे शुरू किया गया। इसी के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है और कृषि कल्प किसान उत्पादक संगठनों को टिकाऊ ग्रामीण व्यवसायों में बदल देगा, जिससे कृषि पारिस्थितिक तंत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा और इससे एफपीओ को बाजारों में और संसाधनों में जुड़ने में मदद भी मिलेगी। कृषि कल्प उद्यमशीलता कौशल विकसित करने, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और एफपीओ के सदस्यों को बाजार उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान करने में भी मदद करेगा। ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से भारत में पहली बार एक्सेलरेटर प्रोग्राम को चलाया गया फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कहां पे? तो कर्नाटका के बेंगलुरु में। तो किसके द्वारा? तो कृषि कल्प के द्वारा। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इसी के द्वारा हमारे भारत में पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने भागीदारी की है? तो राइट आंसर होगा कोका कोला इंडिया। कोका कोला इंडिया ने फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेशनल विमेंस हॉकी लीग के नए पार्टनर के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका नाम है कोका कोला इंडिया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। आनंदा कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की। टूर्नामेंट का पहला चरण 30 अप्रैल को शुरू हुआ और 9 मई 2024 को रांची झारखंड में समाप्त हो गया। इसी के दौरान राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में वे टीमें शामिल हैं जिन्होंने पुणे में हाल ही में संपन्न 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष 8 स्थान हासिल किए। भाग लेने वाले एथलीट हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024 का आयोजन किया गया। इसके दौरान पहला पार्टनरशिप कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंदा का कोका कोला इंडिया फाउंडेशन बना है पहला पार्टनरशिप फॉर द नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024 के लिए। ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन बाम्बी बकेट कहां शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में लॉन्च किया गया एयर फोर्स के द्वारा एक ऑपरेशन बाम्बी बकेट। जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है, तो किस तरीके से ये बाम्बी बकेट वर्क करती है, तो ये पॉइंट्स को आपको यहाँ पे याद रखना होगा और साथ ही साथ इस इमेज के माध्यम से आपको ये समझना होगा कि बाम्बी बकेट पूरी तरीके से जहां पर जंगलों में आग लग जाने के दौरान इस बाम्बी बकेट का यूज किया जाएगा और इस बाम्बी बकेट के माध्यम से उस आग को बुझाया जाएगा जो जंगल में लग जाती है, जिसे बुझाना असंभव होती है। तो उसी के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन बाम्बी बकेट। जिस तरीके से इमेज में दिख रही है, ये हेलीकॉप्टर बाम्बी बकेट को रखे रहेगी और समुद्र से पानी को लेगी और इसी समुद्र के माध्यम से जहां पर आग लगा है उसे लेकर जाएगी और उधर पानी को ड्रॉप कर देगी, जिससे जिससे आग को बुझाया जा सकेगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अपने Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के साथ बाम्बी बकेट ऑपरेशन को चलाया है, जो 4 घंटों से अधिक की 8 उड़ानों के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने जंगल की आग बुझाने के लिए 17,700 लीटर पानी जमीन पर गिराया। तो ये फैक्टर्स याद रखने हुए किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने
उत्तराखंड राज्य में जंगल की आग को काबू करने के लिए हेलीकॉप्टर के साथ बॉम्बे बकेट ऑपरेशन को चलाया, जिस तरीके से मैंने आपको इमेज में क्लैरिफाई किया। पिछले कुछ दिनों में वायुसेना ने 11.5 घंटे की अवधि में कुल 23 उड़ानें भरी है और पहाड़ों में लगी आग पर काबू पाने के लिए 44,600 लीटर पानी का इस्तेमाल भी किया गया। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से 140 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जलकर राख हो गई। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि वहां पर उत्तराखंड के जंगलों में आग लग जाने की वजह से भारतीय वायुसेना के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टरों के साथ बॉम्बे बकेट ऑपरेशन को चलाया गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा और इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इसके अलावा सरकार जंगल की आग को रोकने के लिए पिरूल लाओ, पैसा पाओ, चीड़ की पत्तियां लाओ और पैसा पाओ जैसे मिशन को भी लॉन्च कर रही है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस तरीके से पिरूल लाओ पैसा पाओ मतलब चीड़ की जो पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां, वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती है जंगलों में। तो ये अभियान वहां की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया कि आप उन पत्तियों को चुनकर लाइएगा और उसके बदले सरकार आपको पैसा देंगे। यही मिशन पर काम किया जा रहा है और इस मिशन के तहत वनाग्नि को कम करने के उद्देश्य से संग्रहण केंद्र पर 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदा जाएगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस रेट से उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव को लाया गया कि चीड़ की पत्तियां को लाओ और पैसा पाओ। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित भी किया है कि जंगल की आग के संबंध में आपातकाल की स्थिति समाप्त हो गई है, लेकिन राज्य वन विभाग ने 8 मई 2024 को आग के 40 नए मामले को दर्ज किए। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे किस तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से आग पर काबू किया जाएगा। तो पहला इनिशिएटिव उन्होंने भारतीय वायुसेना के साथ बॉम्बे बकेट नाम का एक इनिशिएटिव को चलाया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे और साथ ही साथ आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ये याद रखनी होगी कि चीड़ की पत्तियां लाओ और पैसा पाओ, ऐसा इनिशिएटिव भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है? तो राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के गवर्नर, जिसे हम लोग राज्यपाल कहते हैं, इस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोलकाता में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक शिकायत दर्ज की गई, लेकिन संवैधानिक छूट पुलिस को राज्यपाल को आरोपी के रूप में नामित करने या मामले की जांच करने से भी रोकती है। तो जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनको जांच करने से रोका जा रहा है। तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति और राज्यपालों की प्रतिरक्षा से संबंधित है, ये कहता है कि वे अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। इसी के साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इस प्रावधान में दो महत्वपूर्ण उपधाराएं भी लगाई गई है। पहला, राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। तो यहाँ पे आर्टिकल 361 के तहत ये मेंशन किया गया है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति या फिर किसी भी स्टेट के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल, जब तक वो कार्यकाल के दौरान वो काम वर्क कर रहे हैं, तो उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत या कोई आपराधिक कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं शुरू की जाएगी। आर्टिकल 361 के 2 के तहत कहा जाता है कि राष्ट्रपति या किसी भी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से जारी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि आर्टिकल 301 हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 361 के 2 के तहत ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति या फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी जब तक वो कार्यकाल के दौरान वहां पे बैठे हुए उस पद पर, उस पद के दौरान उनको सभी चीजें माफ की जाती है। ये हमारा संविधान निर्णय कर कर दिया गया है आर्टिकल 361 के 1 और 361 2 के तहत। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर का जॉन स्विने। जॉन स्विने को हाल ही में अपॉइंट किया गया है द पोस्ट ऑफ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। जॉन स्वाइनी ने प्रथम मंत्री और स्कॉटिश सील के रक्षक के रूप में शपथ ली है और एसएनपी नेता जॉन स्वाइनी ने स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में शपथ ली। श्री स्वाइनी ने स्कॉटिश संसद के लिए पहली बार चुने जाने के 25 साल बाद यह पद को संभाला है और जॉन हमजा यूसुफ का स्थान लेंगे, जबकि
श्री सोइनी को स्कॉटलैंड के वरिष्ठ न्यायाधीश लॉर्ड कार्लोव ने प्रथम मंत्री के रूप में शपथ भी दिलाई। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि जॉन सोइनी ने शपथ लिए हैं फर्स्ट मिनिस्टर एंड कीपर ऑफ द स्कॉटिश सील एसएनपी लीडर के मामले में। कहाँ के बने हैं नए मिनिस्टर के रूप में? तो स्कॉटलैंड के नए मिनिस्टर के रूप में कौन बने हैं? तो जॉन सोइनी जी। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर को ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो राइट आंसर होगा थर्ड पोजीशन मिले हैं हमारे इंडिया को अकॉर्डिंग टू ग्लोबली इन ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर्स ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के मामले में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 8 मई 2024 को वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बनने के लिए तैयार हो चुके। वर्ष 2015 में भारत में 9वें स्थान पर यह था। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि जापान के 110 बीयू की तुलना में भारत 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा और भारत नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा दोनों में स्थापित बिजली क्षमता में दुनिया में 5वें स्थान पर हो चुके हैं। चीन दुनिया में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है, जबकि 2024 में 584 बीयू सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की उम्मीद दर्शाई जा रही है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी है। वैश्विक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2000 में 19% से बढ़कर 2023 में 30% होने की उम्मीद को दर्शाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में एआई के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली आईटी कंपनी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर होगा इन्फोसिस। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। वैश्विक नेता इन्फोसिस ने कहा कि उसे TUV इंडिया द्वारा उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेमवर्क के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणित किया गया है, जो AI प्रबंधन प्रणालियां पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसी के दौरान इन्फोसिस के CEO सलील पारेख ने कहा कि हम AI प्रबंधन में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हुए ISO 42001 2023 प्रमाणन हासिल करने वाले विश्व स्तर पर पहली IT सेवा कंपनी बन गए हैं। तकनीकी गुणवत्ता और सुरक्षा सेवाओं के अग्रणी स्वतंत्र प्रदाता TUV इंडिया का यह ISO 42001 2023 AI प्रबंधन प्रणालियां पर दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक बन चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। संयुक्त राष्ट्र आव्रजन एजेंसी के अनुसार कौन सा देश वैश्विक प्रेषण में $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? तो हमारा भारत बना है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इमिग्रेशन एजेंसीज के मामले में पहला कंट्री बना है जो वर्ल्ड में क्रॉस किए हैं $100 बिलियन मार्क इन ग्लोबल रेमिटेंसेस के मामले में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी ने यह कहा कि भारत वैश्विक प्रशासन में $100 अरब के आंकड़े तक पहुंचने और उससे आगे निकलने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है। NRI ने साल 2022 में $111 अरब अपने देश भेजे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे कि वो जितने भी फॉरेनर जो हमारे इंडिया से बाहर गए हैं कमाने के लिए या कुछ भी तरह का वर्क करने के लिए, तो वो वहां से पैसा हमारे भारत में भेजते हैं, उसको कहा जाता है रेमिटांस। तो साल 2022 का ये डाटा बताया जा रहा है कि $111 अब तक भेजा जा चुका है हमारे इंडिया में। 8 मई 2024 को ढाका बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत, मैक्सिको और चीन 2022 में शीर्ष 3 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे। इसके बाद फिलीपींस, फ्रांस और पाकिस्तान थे। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। और इसी के साथ $61 बिलियन की आवक प्रेषण के साथ मैक्सिको $51 बिलियन के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं इसी के साथ यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी के बारे में। 1970 में केवल 84 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जो विश्व जनसंख्या का 2.3% था। 2020 के मध्य तक नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 280 मिलियन लोग अपने जन्म के देश के अलावा किसी अन्य देश में रहते थे, जो विश्व जनसंख्या को 3.6% है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 10 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
लैंडो नॉरिस, जिन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स में अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल की, ब्रिटेन से संबंधित रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय नंबरों से एनआरआई के लिए यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की है? तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम मुंबई सिटी एफसी बनी है। क्वेश्चन नंबर 4, वेस्ट नाइल फीवर को हाल ही के मामले के बाद कहां अलर्ट जारी किया गया? तो राइट आंसर केरला में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय सेना और वायुसेना ने हाल ही में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक द्वितीय कहां आयोजित किया है? तो राइट आंसर पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? तो राइट आंसर न्यूयॉर्क टाइम्स को। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्षीय बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर श्रीलंका के साथ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काउजेज, विटामिन डी की कमी का कारण क्या है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी गोइटर या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।